रात का सन्नाटा, पति की लाश बगल के कमरे में पड़ी थी और पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बता रही थी आधी रात को घटी वो वारदात जिसमें उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। यही वो कहानी है जिसे सुन लोगों ने इस युवती को बेचारी समझकर उसके आंसुओं पर यकीन कर लिया था और यही सबसे बड़ी गलती थी। असल में तो यह युवती एक ऐसी साजिश रच चुकी थी जिसकी सच्चाई सामने आते ही हर कोई दंग रह गया। आज का नहीं, सदियों पुराना अनुभव कहता है अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो वारदात के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे सबूत छोड़ ही जाता है जिसकी मदद से घटना के बिखरे ताने बाने जोड़कर पुलिस आखिर अपराधी तक पहुंच ही जाती है। धार जिले का देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड भी कुछ ऐसा ही है। क्राइम सीन पर जब पुलिस पहुंची तो वहां लाश के अलावा बाजू में स्थित पत्नी के कमरे में उसके बिस्तर के नीचे यूज किया हुआ कॉन्डम मिला। विवाहित स्त्री के कमरे में कॉन्डम का मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन मौके पर मिले इस कॉन्डम में ऐसा बहुत कुछ असामान्य था जिसने पुलिस को चंद घंटों में ही देवकृष्ण की हत्या के आरोपियों तक पहुंचा दिया। आपको इंदौर की सोनम रघुवंशी तो याद ही होगी, जिसने शादी के चंद दिनों के बाद ही हनीमून के दौरान अपने आशिक के लिए पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। सोनम रघुवंशी के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ऐसा ही धार की प्रियंका ने भी किया। महज 24 साल की प्रियंका पुरोहित ने भी अपने से उम्र में 14 साल बड़े शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर पति देवकृष्ण की हत्या करवाने के बाद लूट का नाटक कर पुलिस और समाज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। प्रियंका का इरादा भी सोनम की तरह ही पति की मौत के बाद बची जिंदगी आशिक के साथ बिताने का था, लेकिन सोनम की तरह ही आज प्रियंका भी अपने प्रेमी के साथ अब जेल में है। समाज को डरा देने वाली इस कहानी की शुरुआत होती है 6 और 7 अप्रैल के दरमियान रात करीब 2 बजे, जब सरदारपुर तहसील में रजो थाने की सीमा में बसे छोटे से गांव गोदी खेड़ी चारण में रहने वाले 29 साल के मसाला कारोबारी देवकृष्ण पुरोहित का घर उनकी मां लक्ष्मी देवी और बहन ज्योति की चीख पुकार से गूंज उठता है। भले स्वभाव का देवकृष्ण गांव वालों का चहेता था, तो उसके घर से आती आवाज सुनकर लगभग पूरा गांव उसके घर पर जमा हो गया, जहां एक कमरे में रोती बिलखिलाती देवकृष्ण की मां, बहन और पत्नी प्रियंका के बीच देवकृष्ण का खून से सना शव बिस्तर पर पड़ा था। पत्नी प्रियंका द्वारा बताई गई आंखों देखी के अनुसार लूट का विरोध करने के दौरान घर में घुसे 4 डकैतों ने उसके पति को मार डाला था। आधी रात में डकैती और हत्या की खबर पाकर राजो थाना टीआई राम सिंह राठौर, सरदारपुर एसडीओपी विश्वदीप सिंह और एडिशनल एसपी पारुल बेलापुरकर जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि घटना के समय मृतक देवकृष्ण और उनकी पत्नी प्रियंका आपस में सटे अलग अलग कमरों में सो रहे थे, जबकि मृतक की मां और बहन तीसरे कमरे में सो रही थी। मां और बहन को घटना की जानकारी डकैतों के भाग जाने के बाद लगी थी। खूबसूरत पत्नी जो लंबे समय बाद 4 से 5 दिन पहले ही पति के घर आई, उसका पति से अलग कमरे में सोना पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। लूट के विरोध में डकैतों द्वारा पति की हत्या किए जाने की कहानी प्रियंका सुना रही थी, लेकिन जिस तरह से देवकृष्ण का शव पलंग पर पड़ा था उससे साफ था कि उसकी हत्या विरोध के कारण नहीं बल्कि सोते समय की गई है। उसके सिर पर धारदार हथियार का घाव भी ऐसा घातक था जैसा हत्या करने के मकसद से किया गया हो। प्रियंका का कहना था कि घटना से पहले डकैतों ने उसे उसके कमरे में बांध दिया था। इसके बाद वे 3 लाख के जेवर और 50,000 की नकदी लूट कर जाते जाते प्रियंका का मोबाइल भी साथ ले गए। हो सकता है ये सच हो, लेकिन जब डकैत 10-20 हजार का मोबाइल साथ ले गए तो घर में आंखों के सामने पड़ा कई कीमती सामान क्यों छोड़ गए? मौके पर पहुंचे एसपी मयंक अवस्थी को पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए जब उनके निर्देश पर मकान की तलाशी ली गई तो जिस सामान की लूट बताई जा रही थी वो घर में ही अन्य स्थान पर छुपाकर रखा मिल गया। इसके अलावा सबसे बड़ी संदिग्ध चीज जो पुलिस को मिली वो था यूज किया गया कॉन्डम, जिसे प्रियंका के बिस्तर के नीचे छुपाकर रखा गया था। बारीकी से देखने पर पाया गया कि कॉन्डम की बाहरी सतह अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी। इससे जाहिर था कि उसका उपयोग कुछ समय पहले ही किया गया हो। प्रियंका के कमरे में सास और ननद का आना मना था, इसलिए
कॉन्डोम को बिस्तर के नीचे छुपाने की जरूरत समझ से परे थी। फिर जैसा कि खुद प्रियंका ने बताया कि देवकृष्ण रात लगभग 10 बजे अपने कमरे में सो गया था। इसके बाद उन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ हुआ हो, ऐसा प्रियंका ने कुछ बताया नहीं था। इससे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगर देवकृष्ण पत्नी के पास नहीं गया तो कॉन्डोम किसने यूज किया। इससे प्रियंका शक के घेरे में आई। इसलिए पति के शव के अंतिम संस्कार के बाद उसी रात एएसपी पारुल बेलापुरकर ने राजौर थाने बुलाकर प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें वो जल्द ही टूट गई। जिसके बाद सामने आई एक पत्नी की ऐसी कहानी जिसने पूरे समाज को डरा दिया। महाराष्ट्र के पन्ना रोड की रहने वाली प्रियंका की शादी 1 अप्रैल 2015 को देवकृष्ण के साथ हुई थी। शादी के वक्त प्रियंका केवल 15 साल की थी और देवकृष्ण 19 साल का। देवकृष्ण के पिता गांव में किराने का व्यापार किया करते थे। 1999 में एक दिन जब वह दुकान की खरीदारी करने इंदौर गए थे, तब वहीं अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मौत के समय देवकृष्ण केवल 2 साल का था। समय के साथ देवकृष्ण बड़ा हुआ और उसने मसाले का कारोबार शुरू कर दिया। अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद मां ने बड़े अरमानों के साथ उसकी शादी प्रियंका से कर दी। क्योंकि शादी के समय प्रियंका केवल 15 साल की थी, यानी बालिका वधू, इसलिए अगले 5 साल तक वो पति से दूर मायके में ही रही। 5 साल के बाद जब प्रियंका बालिग हो गई तो उसका गौना हुआ। साल 2020 में प्रियंका को ससुराल लाया गया। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। 15 साल की किशोरी प्रियंका न केवल 20 साल की खूबसूरत युवती बन चुकी थी, बल्कि अपने ही गांव में रहने वाले अपने समाज के एक विवाहित युवक कमल पुरोहित के प्रेम में पड़कर वैवाहिक जीवन के सारे अनुभव हासिल कर चुकी थी। ढाबा चलाने वाला प्रेमी कमल जानता था कि उसे कभी प्रियंका की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, इसलिए वो उससे मीठी मीठी बातें कर ऐसे सपने दिखाता जिन्हें देखकर प्रियंका को लगता कि काश उसकी शादी देवकृष्ण के साथ ना होकर कमल से हुई होती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमल पुरोहित प्रियंका का रिश्ते में जीजा लगता है। प्रियंका के बड़े पापा की बेटी की शादी कमल से हुई थी। बेटी की शादी हो जाने के बाद अक्सर माता पिता उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। उसके समय बेसमय कहीं आने जाने पर ज्यादा रोक टोक नहीं लगाई जाती। इसलिए इस बात का फायदा उठाकर प्रियंका शादी के बाद 5 साल तक लगभग रोज अपने प्रेमी से उसके ढाबे पर मिलकर वैवाहिक जिंदगी का सुख उठाती रही। 5 साल का साथ कम नहीं होता, इसलिए साल 2020 में जब प्रियंका विदा होकर पहली बार पति के घर आई, तब अपने आशिक को वो वादा करके आई थी कि वो देवकृष्ण के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। प्रियंका प्रेमी से किए अपने वादे पर कितनी कायम रही, इस बात की जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ससुराल आने के कुछ दिन बाद ही उसने पति के अलावा सास और ननद से झगड़ा करना शुरू कर दिया। वहीं प्रियंका के आने के कुछ दिन बाद कमल भी उससे मिलने के लिए ससुराल आने जाने लगा। पहले तो ससुराल वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अनुभवी सास को जब दाल में कुछ काला दिखाई दिया तो उन्होंने कमल के आने जाने पर रोक लगाने की असफल कोशिश की, जिससे प्रियंका और ज्यादा खूंखार हो गई। वो कभी पति को काला कलूटा बोलकर उसका मजाक उड़ाती तो कभी तलाक मांगने लगती। इतना ही नहीं, ननद ज्योति के अनुसार एक बार तो विवाद के दौरान प्रियंका ने पति का गला तक दबाने की कोशिश की थी। इस बीच ससुराल वालों ने प्रियंका के मोबाइल पर कमल के साथ की गई उसकी अश्लील चैट पकड़ ली। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। प्रियंका के मायके वालों को भी खबर की गई, लेकिन उनका कहना था कि कमल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों का वहम है। इतना होने के बाद भी पति देवकृष्ण ने संबंध बनाए रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन प्रियंका के मन में तो कुछ और ही था। इसलिए 2022 में वो पति से झगड़कर मायके आ गई और फिर प्रेमी के साथ अय्याशी में डूब गई। प्रियंका करीब 3 साल तक मायके में रही। इस दौरान उसका पति उसे कई बार लेने आया, पर उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। काफी मान मनोवल के बाद 2025 में प्रियंका ससुराल लौटी, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसकी शर्तें थी कि वह घर का कोई काम नहीं करेगी, ना ही कोई उसका मोबाइल छुएगा। पति ने उसकी शर्त मान ली, जिसके बाद प्रियंका ससुराल में आकर पति से अलग कमरे में सोने लगी। बहू बेटे के बीच विवाद ना हो, इसलिए देवकृष्ण की मां और बहन ने प्रियंका के सामने देवकृष्ण से बात करना तक बंद कर दिया था। यहाँ तक बहू के सामने माँ बेटे कभी एक साथ बैठते तक नहीं थे। इतना सब करने के बाद भी प्रियंका में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो केवल 4-5 दिन ही ससुराल में रुकती, फिर कभी अपनी मर्जी से मायके या बदनावर में रहने वाली अपनी नानी के घर चली जाती और महीनों तक पति के पास वापस नहीं आती भी तो हमेशा की तरह 4-5 दिन रुककर फिर वापस चली जाती भी क्यों ना, आखिर वहां उसे अपने आशिक के साथ अय्याशी का पूरा समय जो मिलता था। कहते हैं जरूरत से ज्यादा झुकने पर गीली लकड़ी भी टूट जाती है,
यही कारण है कि पत्नी की हरकतों का पानी सिर से ऊपर होने लगा तो देवकृष्ण ने उसे रोकने टोकने की कोशिश की, क्योंकि अब तक देवकृष्ण समझ चुका था कि प्रियंका केवल उन 4-5 दिनों के लिए ससुराल आती है जब परंपरा के अनुसार मंदिर या रसोई में वो जाने के काबिल नहीं होती है। फिर जैसे ही उसका वो समय पूरा हो जाता है, वो वापस कभी माँ तो कभी नानी के घर चली जाती है। पति की समझ में बहुत कुछ आ चुका था। ये जानकर प्रियंका समझ गई कि शायद उसका और कमल का खेल ज्यादा दिन ना चले, इसलिए उसने मायके जाकर अपने प्रेमी कमल से पति को ठिकाने लगाने को कहा। हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र सिंह, जो छड़ावत गांव का रहने वाला कमल का दोस्त है, सुरेंद्र 1 लाख रुपए के बदले देवकृष्ण की हत्या करने को राजी हो गया, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर घटना से 5 दिन पहले प्रियंका मायके से ससुराल वापस आ जाती है। इसके बाद उसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग 6 अप्रैल की रात घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए ताकि उसका प्रेमी और सुरेंद्र आसानी से घर के अंदर आ सके। रात लगभग 1 बजे प्रियंका के प्रेमी कमल ने सुपारी किलर के साथ जाकर देवकृष्ण की हत्या की। प्रियंका जानती थी कि घर में मौजूद उसकी सास और ननद कभी उसके कमरे में आने का साहस नहीं कर सकती, इसलिए पति की हत्या के बाद उसने कमल को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ अय्याशी की और यूज किया कॉन्डम पलंग के चादर के नीचे छुपा दिया। अब अगली प्लानिंग प्रियंका को निर्दोष साबित करने की थी, इसलिए कमल ने जाने से पहले एक साड़ी की मदद से प्रियंका के हाथ पैर बांधकर उसे पलंग से बांध दिया। प्लानिंग के अनुसार प्रेमी के भाग जाने के बाद प्रियंका ने शोर मचाया, मगर उसका सारा नाटक 12 घंटे भी नहीं चल सका। प्रियंका के बिस्तर में छुपे मिले यूज किए गए ताजा कॉन्डम ने प्रेमी के खातिर पति का कत्ल करवा देने वाली कातिल पत्नी का पूरा राज उजागर कर दिया। हालांकि इस मामले में प्रियंका से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वो निर्दोष है और कत्ल के बाद अय्याशी किए जाने की बात भी गलत है। फिलहाल कातिल पत्नी और उसका प्रेमी जेल में है। जिस शख्स ने सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया वो फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जिस पत्नी ने पति की लाश के पास बैठकर आंसू बहाए, जिसने खुद को बेबस दिखाया, जिसने चीख चीख कर डकैती हत्या की कहानी सुनाई, असल में वही इस पूरी साजिश का सबसे अहम किरदार थी। उसने सोचा था कि एक झूठी कहानी बनाकर, लूट का नाटक रचकर और आंसू का सहारा लेकर वो पुलिस और समाज दोनों की आंखों में धूल झोंक देगी। लेकिन कहते हैं ना, अपराध का सबसे बड़ा दुश्मन कोई गवाही नहीं बल्कि अपराधी की अपनी गलती होती है। इस केस में भी कुछ यही हुआ। जिस साजिश को बेहद शातिर तरीके से रचा गया था, जिसे परफेक्ट प्लान समझकर अंजाम दिया गया था, वही कुछ घंटों के अंदर बिखर गया और उसकी वजह बना एक ऐसा सबूत जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पति की मौत के बाद नई जिंदगी के सपने देखने वाली कातिल पत्नी और उसका प्रेमी आज सलाखों के पीछे बंद है और जिस प्रेम कहानी को छुपाकर जिया जा रहा था वही अब उसकी बदनामी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी फिर किसी जुर्म की नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।